हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ड्रीम भारत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः उपस्थित हैं और क्लास को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग मध्यकालीन इतिहास के बारे में और ख़ासकर मध्यकालीन इतिहास में राजपूत वंश के बारे में पूरा डिटेल से चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हमने एक एक राजवंशों के बारे में पूरा डिटेल से कवर किया। आपने इसमें गढ़वाल वंश के बारे में पढ़ा, आपने चंदेल वंश के बारे में पढ़ा, आपने सोलंकी के चालुक्य और परमार वंश के बारे में भी पढ़ा है। हालांकि इससे पहले आप लोगों ने त्रिगुणात्मक या त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में भी आप लोग अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम लोग जिस राजवंश की बात करेंगे वह है प्रतिहार राजवंश। प्रतिहार पश्चिमोत्तर भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजवंश था, जिसने एक लंबे समय तक पश्चिमोत्तर भारत को विदेशी आक्रमणकारियों से सुरक्षित बनाए रखा, जिन्होंने पश्चिमोत्तर भारत में एक तरीके से द्वारपाल की भूमिका निभाई। सुरक्षा के दृष्टि से ये एक अभेद्य किले की भांति इन्होंने लगभग 200 वर्षों तक जो है पश्चिमोत्तर भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखा और साथ ही साथ विदेशी आक्रमणकारियों से होने वाले हर खतरे से भारत को बचाया। आज हम उसी प्रतिहार राजवंश के बारे में बात करेंगे। प्रतिहार राजवंश जो अग्निकुल से उत्पन्न राजपूतों में एक प्रमुख राजवंश था और साथ ही साथ गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण इसे गुर्जर प्रतिहार राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने एक लंबे समय तक शासन किया और प्रतिहारों के पतन के बाद ही इसके अवशेषों पर कई स्वतंत्र राजवंश अस्तित्व में आए। प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र था, जबकि इस वंश का वास्तविक संस्थापक जो था वह नागभट्ट प्रथम था। वही नागभट्ट प्रथम जिसने अरबों से लोहा लिया था। नागभट्ट प्रथम जिसे प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है और जिसने अरबों से लोहा लिया था। इसके अलावा उसका नागभट्ट प्रथम का पुत्र उत्तराधिकारी हुआ वत्सराज। आप जानते हैं वत्सराज के समय ही कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ। कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष किसके समय प्रारंभ हुआ था? तो वत्सराज के समय प्रारंभ हुआ था। वत्सराज ने पाल नरेश धर्मपाल को गंगा यमुना के क्षेत्र में पराजित किया। गंगा यमुना के क्षेत्र में पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया और धर्मपाल ने अपने प्रतिशोध का बदला लेने के लिए उसने दक्षिण के राष्ट्रकूट शासक ध्रुव को आमंत्रित किया था। तो ध्रुव के हाथों वत्सराज पराजित हुआ था। लंबे समय तक हालांकि इन तीनों के मध्य संघर्ष चलता रहा और एट लास्ट में जब ध्रुव वापस दक्षिण भारत लौट गया, अपने राज्य लौट गया, तो लंबे समय तक संघर्ष वत्सराज और पाल शासक धर्मपाल के मध्य ही चलता रहा और आगे चल कर के वत्सराज ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। हालांकि इसके सामंत के रूप में कन्नौज पर इंद्रायुध शासन करते थे। वत्सराज का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो वत्सराज का उत्तराधिकारी मिहिर भोज हुआ। वत्सराज का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो वत्सराज का उत्तराधिकारी मिहिर भोज तो बाद में होता है, पहले नागभट्ट द्वितीय आता है। और नागभट्ट द्वितीय से भी धर्मपाल से संघर्ष चलता रहता है। हालांकि नागभट्ट द्वितीय एक शक्तिशाली शासक था, इसने कन्नौज पर यथास्थिति अपनी बनाए रखी। नागभट्ट द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो मिहिर भोज हुआ। मिहिर भोज एक शक्तिशाली और पराक्रमी शासक था। मिहिर भोज वैष्णव धर्मानुयायी था। इसने प्रभास तथा आदिवराह जैसी उपाधियां धारण की थी। प्रभास और आदिवराह जैसी उपाधियां इसने धारण की थी। और साथ ही साथ अगर इसको देखेंगे तो मिहिर भोज को अपने समकालीन दो प्रमुख शक्तियों से पराजित होना पड़ा। पाल शासक धर्मपाल का उत्तराधिकारी देवपाल हुआ, तो पाल शासक देवपाल और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय, पाल शासक धर्मपाल देवपाल और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय, इन दोनों से पराजित होना पड़ा। हालांकि आगे चल करके इसने जो है मिहिर भोज ने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को पराजित किया और कृष्ण द्वितीय को पराजित करके उसने जो है मालवा पर अधिकार कर लिया था।
और इसके अलावा देखेंगे तो इसको अगर आप देखेंगे तो प्रतिहार शासक मिहिर भोज को जो है विदेशी मिहिर भोज को अरबों के विध्वंसक के रूप में जाना जाता है। अरबों के विध्वंसक के रूप में जो है इसको जाना जाता है। इसका उत्तराधिकारी जो हुआ वह महेंद्रपाल हुआ। कौन हुआ? इसका उत्तराधिकारी महेंद्रपाल हुआ। महेंद्रपाल के समय प्रतिहार वंश का राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों क्षेत्रों में इसकी प्रगति हुई और साथ ही साथ महेंद्रपाल के सभा में जैन विद्वान रहते थे और साथ ही साथ जिन्होंने कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। जैन विद्वान राजशेखर रहते थे जिन्होंने काव्य मीमांसा, इसके अलावा कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, बाल महाभारत आदि महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की थी। इसके द्वारा द्रंब नामक चांदी का सिक्का चलाया गया था। इसके समय अमुक रूप से जो है इसका प्रतिहार साम्राज्य का विस्तार हुआ और साथ ही साथ इसका उत्तराधिकारी जो हुआ वह महेंद्रपाल का उत्तराधिकारी महीपाल हुआ। महीपाल के समय हालांकि प्रतिहारों की स्थिति थोड़ा सा दयनीय हो गई। धीरे धीरे प्रतिहारों का पतन प्रारंभ हो जाता है। हालांकि महेंद्रपाल ने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय को पराजित किया था, किंतु कश्मीर के शासक से यह पराजित हुआ था। इसका उत्तराधिकारी जो हुआ वह महीपाल हुआ और महीपाल के समय प्रतिहारों का राजनीतिक पतन प्रारंभ हो गया और धीरे धीरे देखेंगे तो प्रतिहारों का पतन प्रारंभ हो गया और इसके अवशेष पर कई सामंत के रूप में जो है स्वतंत्र होने लगे। जिसमें आप देखेंगे तो बुंदेलखंड के चंदेल थे, जजाकभुक्ते के चंदेल जिन्हें कहा जाता है। इसके अलावा सोलंकी के चालुक्य भी कहा जाता है। इसके अलावा मालवा के परमार, ये सब प्रतिहारों के ही सामंत थे। राजशेखर को महेंद्रपाल और महीपाल दोनों का संरक्षण प्राप्त था। इसके अलावा अगर महेंद्रपाल की बात करेंगे तो महेंद्रपाल को उत्तरापथ का स्वामी भी कहा जाता है। उत्तरापथ का स्वामी भी महेंद्रपाल को कहा जाता है। और इसके बाद देखेंगे तो 1018 ईस्वी में प्रतिहार शासक राज्यपाल को महमूद गजनवी ने पराजित किया और साथ ही साथ राज्यपाल का उत्तराधिकारी त्रिलोचन पाल हुआ। त्रिलोचन पाल के समय से ही धीरे धीरे 1036 ईस्वी में आगे चल करके प्रतिहारों का पतन हो जाता है। प्रतिहारों के पास पूरे एशिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना थी और साथ ही साथ उन्होंने जो है और पूरे विश्व में सबसे बड़ी अश्वरोही सेना अगर उस समय किसी के पास थी तो वह प्रतिहारों के पास ही थी। और उस समय अरब से और पश्चिम एशिया से उस समय प्रतिहार शासकों के द्वारा घोड़े आयात किए जाते थे। और साथ ही साथ यहाँ तक कि जो है प्रतिहार शासकों के द्वारा ही एक तरीके से पश्चिमोत्तर भारत में द्वारपाल की भूमिका निभाई गई थी। इसके अलावा अब देखेंगे तो एक बगदादी निवासी बगदादी यात्री अल-मशूदी जो आया था वह पाल शासक महेंद्रपाल के समय ही बगदाद निवासी अल-मशूदी आया था। उसने प्रतिहार शासकों को बौरा कह करके जो है पुकारा था। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से हमने पूरा डिटेल से इस टॉपिक को कवर किया। अब इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।